Hello बच्चों, in this video lecture I will explain proteins, amino acids, classification of amino acids, their physical properties and structure of proteins. Proteins. Protein come from the Greek word proteos, means primary or prime importance. All proteins are polymers of alpha amino acids. It means proteins are made up of alpha amino acids. यानी कि ये बात आप कह सकते हैं कि हमारे प्रोटीन किससे मिलके बने? अल्फा अमीनो एसिड से। यानी कि अगर आप अल्फा अमीनो एसिड्स को पॉलीमराइज करेंगे तो क्या मिलेगा? प्रोटीन्स मिलेगा। समझ में आ रहा है जो मैं आपसे कह रहा हूं? प्रोटीन किससे मिलके बने? अल्फा अमीनो एसिड से ही बनते हैं। ये बात क्लियर है। तो स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर क्या होगा अल्फा अमीनो एसिड्स का? कार्बन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन एंड NH2 ग्रुप। दिस कार्बन इज, आप देख रहे हैं ये कार्बन कैसा है? अटैच टू सिंगल बॉन्ड है, COOH NH2S। दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। इफ दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज तो व्हाट इज द शेप ऑफ द अल्फा अमीनो एसिड्स? उनका शेप क्या होगा? टेट्राहेड्रल शेप होगा। एंड डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिल, यानी कि अमीनो ग्रुप का लिंक होना कार्बन के साथ with respect to carboxylic group COOH means depending upon the relative position of amino group with respect to carboxyl group, the amino acids may be classified alpha, beta, gamma, delta and so on. इसका मतलब क्या है? यानी कि ये इस COOH ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये फर्स्ट कार्बन क्या है आपका? अल्फा कार्बन है। तो क्या होगा आपका? अल्फा अमीनो एसिड है। क्या है ये? अल्फा amino acid. If amino group attached to beta carbon, that is called beta amino acid. Attached to gamma carbon, that one is called gamma amino acid. देखिए मेरे साथ, COOH, RHC and NH2. This is alpha carbon, this is beta carbon and amino group is attached to beta carbon. तो क्या होगा ये? बीटा एमिनो एसिड। कार्बन का वैलेंसी 4 कर लेंगे आप, क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा। वो तो बैलेंस कर लेंगे आप कार्बन का वैलेंसी। नेक्स्ट COOH RH CH2 and NH2. This is alpha carbon, this is beta carbon, this is gamma carbon. And amino group attached to gamma carbon, that is called gamma amino acid. Means amino acids are classified according to attachment of amino group with respect to carboxylic group. यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रिस्पेक्ट में अमीनो ग्रुप किस कार्बन से अटैच्ड है उसके बिहाफ पे हमने अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई किया अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड सो ऑन। ये टॉपिक कंप्लीट होता है आपका। समझ में आया? क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स किसके बेस पे क्लासिफाई किया? अटैचमेंट ऑफ अमीनो ग्रुप किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब चीफ सोर्स क्या है प्रोटीन्स का? अब हम बात करते हैं सोर्स क्या है प्रोटीन्स का। चीफ सोर्स, चीफ सोर्स ऑफ प्रोटीन्स मिल्क, मिल्क से बने हुए सारे प्रोडक्ट, चीज, पल्सेस, बटर मिल्क का प्रोडक्ट है, पीनट्स, फिश, मीट एक्सेट्रा, सब क्या है? ये चीफ सोर्स ऑफ प्रोटीन्स है। आप नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा कि हमारा जो प्रोटीन्स है आपके, उनका केमिकल कंपोजिशन क्या है? व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स?
केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स। केमिकल मीन्स उसमें केमिकली कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं हमारे प्रोटीन्स में। जितने भी प्रोटीन्स है, ऑल प्रोटीन्स है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। एंड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन सब में प्रेजेंट होगा। सम ऑफ मे हैव लाइक सल्फर, कुछ एक में क्या हो सकता है, सल्फर हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। एंड ट्रेसेस ऑफ मेटल्स लाइक आयरन, जिंक एंड मैग्नीज भी आपका हो सकता है। लेकिन जो मेन कंपोनेंट्स हैं, जो चीफ कंपोनेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं आपके, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन ऑल प्रोटीन्स। एंड सम ऑफ द प्रोटीन्स में हैव, उनमें क्या मिल सकता है आपका, अभी हम बात कर रहे थे आपके साथ, सल्फर है, फॉस्फोरस, आयोडीन हो सकता है। एंड इन ट्रेसेस यानी कि कुछ मेटल्स भी हो सकते हैं, लाइक एस आयरन है, आपका जिंक है और मैग्नीज। ये थोड़े से बहुत ना के बराबर ट्रेसेस अमाउंट में ये सब्सटेंस भी आपके मिल सकते हैं। प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस किया जाए तो पेप्टाइड्स मिलेंगे। एंड पेप्टाइड्स का फर्दर हाइड्रोलिसिस किया जाए तो क्या मिलेंगे, अल्फा अमीनो एसिड्स। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन। इसका मतलब है अगर प्रोटीन्स को वाटर में घोल दिया जाए तो पेप्टाइड्स मिलेंगे। अगर पेप्टाइड्स को फर्दर हाइड्रोलिसिस किया जाए या वाटर में घोल दिया जाए तो क्या मिलेंगे, अल्फा अमीनो एसिड। और हमने क्या कहा था, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। यानी कि प्रोटीन्स किससे मिलके बने, अल्फा अमीनो एसिड से। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं, टू और मोर अल्फा अमीनो एसिड्स ज्वाइन टू फॉर्म पेप्टाइड्स एंड मोर देन 100 पेप्टाइड्स ज्वाइन टू फॉर्म प्रोटीन्स। यानी कि हम ये बात कहें कि अल्फा अमीनो एसिड को अगर ज्वाइन किया जाए तो क्या बनेगा, पेप्टाइड्स बनेगा। कौन, टू और मोर, टू और मोर अल्फा अमीनो एसिड्स को ज्वाइन करके पेप्टाइड्स बनेगा। और अगर मोर देन 100 पेप्टाइड्स को ज्वाइन किया जाए, मोर देन 100, तो क्या मिलेगा, प्रोटीन्स मिलेगा। ये बात क्लियर हुई आपके साथ। तो अभी हमें डिस्कस करना है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स on the basis of their character, on the basis of their character, amino acids are classified into two categories, and these two categories are essential amino acids, essential amino acids and non-essential, non-essential amino acids। एसेंशियल हमसे कह रहा है, क्लियर है वर्ड, एसेंशियल यानी कि आपको डाइट में लेना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट क्या है, सप्लीमेंट इन डाइट। एसेंशियल जरूरी है बॉडी के लिए, नॉन एसेंशियल डू नॉट रिक्वायर सप्लीमेंट इन डाइट। क्यों जरूरी नहीं है, कि हमारा बॉडी ने खुद ही बना लेगा, हमारे बॉडी में खुद ही सिंथेसाइज हो जाएंगे। ये बात क्लियर हुई, तो यानी कि नॉन एसेंशियल हमारा बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेगा, तो हमें डाइट में लेने की जरूरत क्या है, जरूरत नहीं होगी। पहला क्या कर रहा है, एसेंशियल जरूरी है, लेना पड़ेगा डाइट में। क्यों लेना पड़ेगा, कि बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज, बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाएगी। तो लिख देते हैं आपके, दोज अमीनो एसिड्स व्हिच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड, which cannot be
synthesized in our body. क्या करना पड़ेगा? Require supplement in diet. लेना पड़ेगा सप्लीमेंट की तरह. फॉर एग्जाम्पल वेलाइन आपका हो जाएगा, ल्यूसीन आपका हो जाएगा, वेलिन है, ल्यूसीन है और आपका लाइसिन भी है. नॉन एसेंशियल, अभी हमने क्या कहा था? एसेंशियल, विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी. इसमें क्या होगा? विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी उन्हें खुद ही सिंथेसाइज कर लेगी, खुद ही बना लेगी. अभी क्या था? रिक्वायरमेंट सप्लीमेंट इन डाइट, डू नॉट रिक्वायर, जरूरत ही नहीं होगी लेने की. फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ग्लाइसिन है, एल्नीन है, एंड ग्लूटामिक एसिड. ये किसके एग्जाम्पल है? आपके नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड. ये देयर आर 20 अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स. 10 आउट ऑफ दीज कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी. जो ह्यूमन बॉडी ने सिंथेसाइज किए वो क्या है? आपके नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं. नेक्स्ट पॉइंट, अल्फा अमीनो एसिड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डी एंड एल नोटेशंस. आपको याद होगा हमने ग्लूकोज में पढ़ाया था कैपिटल डी, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज. ग्लूकोज के साथ था कि आपका फ्रॉम द बॉटम सेकंड कैरल, फ्रॉम द बॉटम सेकंड कार्बन, बॉटम से सेकंड कार्बन या फर्स्ट कैरल कार्बन भी कह सकते हैं. यानी कि जो सेकंड कार्बन है वो कौन सा है? आपका फर्स्ट कैरल कार्बन है. आपका बॉटम से सेकंड कार्बन कहें या फर्स्ट कैरल कार्बन, OH राइट हैंड साइड तो डी ग्लूकोज था, OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड तो आपका एल ग्लूकोज था. लेकिन अगर यही बात अमीनो एसिड्स के साथ किया जाए तो अमीनो एसिड्स में ग्रुप कौन सा है? आपका NH2 ग्रुप. कौन सा ग्रुप है? NH2 ग्रुप. अगर NH2 ग्रुप टुवर्ड्स राइट हैंड साइड तो आपका डी अमीनो एसिड्स होंगे और NH2 ग्रुप टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड तो आपके एल अमीनो एसिड्स होंगे. डिस्कस करते हैं आपके साथ. देखिए अभी कि हमने कहा कि अल्फा अमीनो एसिड्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी एंड कैपिटल एल नोटेशंस. फॉर एग्जांपल हमने किसका लिया? एल्नीन का हमने एग्जांपल लिया. फॉर्मूला क्या है एल्नीन का? CHCOOH इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट किया सकता है. COOH CH3 COOH and CH3. NH2 group towards right hand side, NH2 group towards left hand side, H और H. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एल्नीन. अभी हमने कहा आपका NH2 ग्रुप टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, NH2 ग्रुप फ्रॉम द सेकंड कार्बन और फर्स्ट कैरल कार्बन, NH2 ग्रुप टुवर्ड्स राइट हैंड साइड तो क्या होगा? दिस इज डी एल्नीन. एंड NH2 ग्रुप टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, this is L-alanine from the second carbon or first chiral carbon. NH2 group towards right hand side, NH2 group towards left hand side. और एक और बात याद रखना आपको कि most of the naturally occurring acids have L configuration. जितने भी आपके नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैं वो किस फैमिली को बिलोंग करेंगे? कैपिटल एल. एंड दे हैव कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन. इस बात को आप याद रखिए. एग्जांपल्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स. अभी हम आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा अल्फा अमीनो एसिड मींस अल्फा कार्बन से अमीनो ग्रुप का अटैच होना. और इसके बहुत सारे एग्जांपल अभी मेरे साथ विद इन 2 मिनट्स में आपको याद हो जाएंगे. बहुत फास्ट तरीके से याद कराता हूं मैं अभी आपको. अगर R को, R क्या है? एल्काइल ग्रुप. अगर R को H से रिप्लेस किया जाए तो क्या बनेगा आपका? ग्लाइसिन. COOH H NH2 एजिट है. सिर्फ हम R को H से रिप्लेस करें तो अल्फा अमीनो एसिड बनेगा.
और वो अल्फा अमीनो एसिड कौन सा होगा? ग्लाइसिन होगा। अगर इस एल्काइल ग्रुप को CH3 से रिप्लेस किया जाए तो क्या बनेगा? एल्नीन बनेगा। अगर इस एल्काइल ग्रुप को आइसोप्रोपाइल से रिप्लेस किया जाए तो क्या बनेगा? आपका वेलिन बनेगा। अगर इस R को एल्काइल ग्रुप को अगर आइसोब्यूटाइल से रिप्लेस किया जाए तो क्या बनेगा? ल्यूसीन बनेगा। उम्मीद है याद हो गए होंगे। R रिप्लेस बाय H, ग्लाइसिन। R replaced by CH3, alanine. R replaced by isopropyl, valine. R replaced by isobutyl, leucine. अभी आपके साथ में वन बाय वन फिर एक्सप्लेन करता हूं, देखिएगा। इफ R replaced by H तो क्या होगा? C, COOH, H, H, और this one is NH2. Number 2, if R replaced by CH3 group, C, COOH, H, H, NH2 और ये CH3. Number 3, if R is replaced by isopropyl group. Isopropyl means CH3 whole twice. CH3 whole twice. ओके, इसको हम इससे रिप्लेस करते हैं तो क्या होगा? देखिएगा मेरे साथ। C, COOH, CH, CH3, CH3, H, and NH2. And fourth one, if R is replaced by isobutyl group, isobutyl group से रिप्लेस किया जाए, इसका फॉर्मूला होगा CH3 होल ट्वाइस CH2, यानी कि इसको आप अटैच कर देंगे उसके साथ। ये CH3 होल ट्वाइस है CH के साथ, यानी कि ये आपका हो जाएगा CH3 होल ट्वाइस आइसोब्यूटाइल ग्रुप। अभी हमने आपके साथ कहा था अगर आपने R को H से रिप्लेस किया तो क्या बना? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन। और आप ये बात देख पा रहे हैं H और H तो क्या है? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओनली अमीनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा है ये? ऑप्टिकली inactive, यानी कि नॉट ऑप्टिकल एक्टिव इन नेचर। आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड्स 10 are essential, 10 are non-essential. Only amino acid which is optically inactive in nature, that one is glycine. Next one, are replaced by CH3. तो ये कौन सा था आपका? मैंने कहा था एल्नीन। ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर, यानी कि सब कैसे होंगे? ऑप्टिकल एक्टिव। आइसोप्रोपाइल, वेलिन। वेलिन। अब इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट 3 वर्ड से। तो आपका ग्लाइसिन है, चलेंगे आप GLY और फर्स्ट कैपिटल क्या होगा? इसका G डिनोट करेंगे, सिंबल उसका G हो जाएगा। एल्नीन ALA, सिंबल क्या होगा? A। वेलिन VAL डिनोट किससे करेंगे आप? सिंबल क्या होगा? कैपिटल V। एंड सेम अगर R को रिप्लेस किया आइसोब्यूटाइल ग्रुप से तो क्या बनेगा? ये ल्यूसीन। और इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे LEU से और इसका सिंबल होगा कैपिटल L। सेम कर सकते हैं उसको, सिर्फ इसके प्लेस पे आप क्या लगाना है? आइसोब्यूटाइल ग्रुप CH2, यहाँ पे आपका CH2 CH CH3 होल ट्वाइस, वो आइसोब्यूटाइल ग्रुप आपको रिप्लेस कर लेंगे। क्लियर है ये बात? उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। ग्लाइसिन, इस बात को मैं अगेन आपके साथ रिपीट करता हूं। आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड्स, ओनली अमीनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, दैट वन इज ग्लाइसिन। याद रखना इस पॉइंट को आप। Amino acids are classified according to their relative number of NH2N carboxylic group.
यानी कि हम अमीनो एसिड्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, एसिडिक अमीनो एसिड्स एंड बेसिक अमीनो एसिड्स। अब ये बात जानते हैं कि हमारे जो अमीनो एसिड्स हैं उसमें 2 ग्रुप हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप बेसिक इन नेचर है और COOH ग्रुप एसिडिक इन नेचर है। अगर इन दोनों ग्रुप का नंबर सेम हो, यानी COOH ग्रुप इक्वल टू NH2 ग्रुप, तो हमारा अमीनो एसिड क्या कहलाएगा? न्यूट्रल अमीनो एसिड कहलाएगा। अगर NH2 ग्रुप का नंबर कम है, किससे कम है? COOH ग्रुप से कम है, यानी कि COOH ग्रुप ज्यादा है, तो क्या कहलाएगा आपका? एसिडिक अमीनो एसिड कहलाएंगे। इफ नंबर ऑफ NH2 ग्रुप मोर देन COOH ग्रुप, तो वो अमीनो एसिड क्या कहलाएंगे? वो अमीनो एसिड बेसिक अमीनो एसिड्स कहलाएंगे। क्यों? कि बेसिक ग्रुप का नंबर ज्यादा है। देखिए मेरे साथ एक बार आप, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, अगर COOH ग्रुप किसके इक्वल है? NH2 के। अगर एसिडिक कब होगा? COOH ग्रुप ज्यादा है NH2 से। बेसिक कब होगा? अगर NH2 ग्रुप ज्यादा है COOH। और ये भी मैंने कहा कि ये एसिडिक इन नेचर है और ये ग्रुप कैसा है आपका? बेसिक इन नेचर है। दोनों सेम है तो न्यूट्रल हो जाएगा। एसिडिक ज्यादा है तो एसिडिक हो जाएगा और बेसिक ज्यादा है तो बेसिक। नेक्स्ट पॉइंट क्या, देखिए मेरे साथ एग्जांपल्स देखिए, ग्लाइसिन। और अभी मैंने आपके साथ कहा था ग्लाइसिन आर रिप्लेस बाय एच, ये ग्लाइसिन है आपका। एक COOH ग्रुप है और एक आपका NH2 ग्रुप है। आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड्स, ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड्स कौन सा है आपका? ग्लाइसिन है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा ग्लूटामिक एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड है। यहाँ 2 COOH ग्रुप है आपके, NH2 एक है, COOH ग्रुप ज्यादा है आपके, तो क्या है वो आपका? एसिडिक। और यहाँ हमारे NH2 ग्रुप ज्यादा है तो क्या कहलाएगा? बेसिक अमीनो एसिड्स कहलाएगा। कौन? ग्लूटामिन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। Alpha amino acids are colorless crystalline solids with high melting point, generally water soluble। और important point क्या कहता है कि अल्फा अमीनो एसिड्स behave as dipolar or zwitter ion in aqueous solution due to the transfer of a proton from carboxyl group to amino group in the same molecule। इसका मतलब है कि अगर हम अल्फा अमीनो एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करें तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन व्हेन अल्फा अमीनो एसिड्स डिसॉल्व इन वाटर? जब डिसॉल्व करेंगे तो कार्बोक्सिल ग्रुप से एक प्रोटॉन अमीनो ग्रुप पे ट्रांसफर हो जाएगा और कार्बोक्सिल ग्रुप से प्रोटॉन का अमीनो ग्रुप पे ट्रांसफर ही, यानी कि हमारे जो अल्फा अमीनो एसिड्स हैं वो किसके जैसे बिहेव करेंगे? फिर ऐसा होगा तो वो ज्विटर आयन और डाइपोलर आयन के जैसे बिहेव करेंगे। कब? व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। क्यों? ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोक्सिल ग्रुप टू अमीनो ग्रुप। अब देखिए मेरे साथ, हमारे ये अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि अल्फा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिएगा ये एल्काइल ग्रुप है आपका, RCH COOH एंड NH2। ये क्या है आपके? अल्फा अमीनो एसिड्स। अभी हमने कहा व्हेन अल्फा अमीनो एसिड्स को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे, यानी कि इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि आपने इन्हें वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या होगा? अभी हम आपसे कह रहे थे कि कार्बोक्सिल ग्रुप से प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, यानी कि ये प्रोटॉन कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? एमिनो ग्रुप की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। तो वो किसके जैसा बिहेव करेगा? ज्विटर आयन और डाइपोलर आयन के जैसे बिहेव करेगा। कौन बिहेव करेगा? अल्फा अमीनो एसिड्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। देखिए RCH COO नेगेटिव, प्रोटॉन ट्रांसफर होने के बाद ये COO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा और ये NH3 पॉजिटिव। और ये आयन आपका जो बन रहा है अभी, ये क्या है आपका? ज्विटर आयन और डाइपोलर आयन। ज्विटर आयन और डाइपोलर आयन कब?
when alpha amino acids dissolve in water या or in aqueous solution. Alpha amino acid in aqueous solution. Aqueous solution means क्या होगा अगर अल्फा अमीनो एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व किया जाए। तो अभी हमने डिस्कस भी किया था, जब आप अल्फा अमीनो एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो बिहेव एज ए ज्विटर आयन। तो कार्बोक्सिल ग्रुप से एच यानी कि प्रोटॉन कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? अमीनो ग्रुप पर ट्रांसफर हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में। आर सी एच सी डबल ओ एंड NH3 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा अमीनो ग्रुप, और कार्बोक्सिल ग्रुप माइनस चार्ज यानी कि कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा। तब आपका यानी कि जब आपने अल्फा अमीनो एसिड्स को डिसॉल्व किया वाटर में तो क्या बना? ज्विटर आयन या डाइपोलर आयन। क्यों बने? ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोक्सिल ग्रुप टू अमीनो ग्रुप इन द सेम मॉलिक्यूल। तो आपका ये क्या है? ज्विटर आयन और डाइपोलर आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ये आपका न्यूट्रल स्पीसीज है और इसका पीएच कितना होगा? 7। न्यूट्रल क्यों है? नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव। तो ओवरऑल कैसा है? न्यूट्रल स्पीसीज है। तो न्यूट्रल स्पीसीज तो पीएच कितना होगा इसका? 7 होगा। अब सवाल उठता है कि एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में ज्विटर आयन कैसे बिहेव करेगा? बेसिक मीडियम मीन्स OH प्लस, यानी कि बेसिक मीडियम की बात करते हैं हम। बेसिक मीडियम मीन्स pH greater than 7 and acidic medium means आपका pH कितना होगा? लेस देन 7, H प्लस आइन। तब बेसिक मीडियम में क्या होगा? ये OH आइंस हाइड्रोक्साइड है। बेसिक मीडियम मीन्स pH लेस देन 7, हाइड्रोक्साइड आइन ज्यादा है, तो हाइड्रोक्साइड आइन इससे H प्लस आइन लेके NH3 पॉजिटिव से क्या बनाएंगे? वाटर बना देंगे प्लस वाटर। फिर आपका ज्विटर आयन क्या होगा? आर सी एच सी डबल ओ और ये आपका होगा NH2। आपका ओवरऑल जो स्पीसीज है कैसा है? नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है, तो क्या होगा? ये एनाइन। ड्यूरिंग एसिडिक मीडियम में क्या होगा? ये H प्लस आइन कार्बोक्सिलेट आइन सी डबल ओ आइन से अटैच हो जाएंगे, तो क्या होगा? आर सी एच सी डबल ओ एच और NH3 पॉजिटिव। अब ये ओवरऑल क्या चार्ज एक्वायर कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है, तो क्या कहेंगे इसे? कैटाइन। अगर इनका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए तो क्या होगा? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ये बात आप जानते हैं कि एनाइन कहां मूव करेंगे? टुवर्ड्स एनोड इलेक्ट्रोड। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस कहां मूव करेंगे? टुवर्ड्स एनोड इलेक्ट्रोड। एंड कैटाइन मूव टुवर्ड्स कैथोड इलेक्ट्रोड। एंड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, चलो आपने कहा एनाइन मूव टुवर्ड्स एनोड एंड कैथाइन मूव टुवर्ड्स कैथोड। याद रखने का बेस्ट तरीका, ए के साथ ए मैच कर रहा है, एनाइन एनोड की तरफ जाएंगे और कैटाइन कैथोड सी से सी मैच कर रहा है, तो आपको याद भी रहेगा व्हाट विल हैपन इफ वी गो फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस। तो याद रखेंगे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस एनोड एनाइन मूव टुवर्ड्स एनोड इलेक्ट्रोड एंड कैटाइन मूव टुवर्ड्स कैथोड इलेक्ट्रोड। तो ज्विटर आयन कहाँ जाएंगे? तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ज्विटर आयन ना तो ये एनोड की तरफ जाएंगे और ना ही कैथोड की तरफ जाएंगे। ज्विटर आयन नाइदर मूव टुवर्ड्स एनोड नॉर मूव टुवर्ड्स कैथोड
ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हमारा ज्वेटराइन ना तो एनोड की तरफ मूव करेगा और ना ही कैथोड की तरफ मूव करेगा। एक पॉइंट और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं कि हमारा पीएच तो 7 है, एक हमारा होता है पीआई, हाउ वी कैलकुलेट द पीआई। अगर आप ज्वेटराइन का पीआई कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि पीआई हमारा होता है आइसो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की पीआई क्या है, आइसो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी कह सकते हैं, इज ए पीएच एट विच नेट चार्ज ऑफ प्रोटीन इज जीरो। यहाँ पे आपका जो नेट चार्ज होगा प्रोटीन का क्या होगा, जीरो होगा। और हम पीआई कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ वी कैलकुलेट द पीआई, यानी कि हम पीआई कैलकुलेट करेंगे, हम हमारे जो एनाइन और कैटाइन है इनका क्या निकालें, हम डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट कर लें। सपोज आप कहते हैं इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हमने कहा pk2 है और हमने कहा इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट pk1 है, याद रखना pk1 pk2 क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो हाउ वी कैलकुलेट द पीआई, तो पीआई निकालेंगे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट का एवरेज कैलकुलेट करेंगे pk1 प्लस pk2 अपॉन 2, यानी कि इस मेथड से आप पीआई कैलकुलेट कर सकते हैं। पीआई क्या है, आइसो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है। अब ये जरूरी नहीं है कि हमारा पीआई का वैल्यू भी 7 होगा, वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है।